नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। जी, आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है। तो पहले मैं बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चे ने 12th की हुई है, मेडिकल का स्टूडेंट है। इसके 10th में 70% मार्क है और 12th मेडिकल का स्टूडेंट है। 96% मार्क्स है और IELTS 6 ईच थे ओवरऑल, और 12th 2020 में पास आउट है। अभी देखिए 2020 में पास आउट है, तो इसका वीज़ा अभी जाकर आया है 2022 में, वो भी रिफ्यूज़ल के बाद। केस हमसे ही इनिशियली स्टार्ट हुआ था, रिफ्यूज़ल भी जो हुई थी हमारे, जब जमा करवाई थी उसके बाद ही रिफ्यूज़ल, उसके बाद रीअप्लाई किया और वीज़ा भी आया है। टाइम्स लाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे लोग क्या गलतियां करते हैं, अपने केस को किस वे से भी करवा लेते हैं, वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे। और अपनी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन किस टाइप का था। तो सबसे पहले जब इसका जो केस हमने फाइल इसकी लॉन्च की थी, वो बायोमेट्रिक इसके 18 जनवरी को हुए थे। 18 जनवरी को बायोमेट्रिक के बाद जुलाई में इसका रिफ्यूज़ल आ गया, 2022 में ही। जुलाई के बाद फिर हमने इसकी सेकंड जो लॉजमेंट की वो 1 अक्टूबर को दोबारा इसकी लॉजमेंट की। और लॉजमेंट के बाद इसका नवंबर आई थिंक 10 को PPR की रिक्वेस्ट आ गई। अभी सारा टाइम बता दिया। जो सेकंड टाइम जो डिसीज़न आया है दैट कम आई थिंक 40 दिन के अंदर डिसीज़न आया है। तो पहले वाले में जनवरी से डाला था, जुलाई में जाकर डिसीजंस आए थे। मैं वीज़ा भी आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चे का वीज़ा है, तो देख सकते हैं। अभी रिफ्यूज़ल के बाद भी एफ़र्ट्स किए गए हैं, और अभी इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। इस बच्चे के साथ क्या होना था, लोगों ने क्या करना था। सबसे पहले 2020 की पास आउट है ये लड़की। अभी 2020 की पास आउट, किसी भी एजेंट्स के पास जाएंगे वो कहेंगे कि ये तेरा गैप है, इस गैप के लिए आपके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ये सर्टिफिकेट लगवाएंगे। आप यहाँ पर हम आपको जॉब दिखा देते हैं, जहाँ आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, जहाँ आपका कुकरी का कहीं से सर्टिफिकेट लगा देते हैं। वो हम ब्लंडर्स करते हैं। हमने इस केस में कुछ भी ऐसा ना तो सुजेस्ट किया, ना ही हमने लगाने की कोशिश की है। जो फैक्ट है वो ही बताने की कोशिश की है। ऐसे केसेस के ऊपर जब आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं गैप फिलअप के लिए, तो ऑलवेज ये IRCC के पास इंटेरोगेशन पे चला जाता है ये केसेस, कि हाँ उनको डाउट है कि जो आपने ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं गैप के, उनको 90% डाउट है उन केसेस के ऊपर कि ये सब फैब्रिकेटेड सिर्फ गैप फिलिंग के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं। तो उसको भी आपका जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है वो ही जो है बता सकता है कि उस गैप को कैसे दिखाना है या नहीं दिखाना है। इवन मेडिकल का स्टूडेंट है, 96% मार्क्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे पास जो आते हैं, वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चे यही क्रेज़ी रहते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर से रिलेटेड, MBBS से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं मेरे चैनल के ऊपर। मैंने इससे भी लड़की से पूछा है कि नीट के बारे में पता है? कहती हाँ पता है, नीट का मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो हमारे पास, मैंने बताया था कि डाटा जो नीट का एग्ज़ाम इस साल हुआ था, आई थिंक 16-17 लाख बच्चों, 18 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन भरी थी, 16 लाख अपेयर्ड हुए थे, 9 लाख बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, सीट सिर्फ 1 लाख हैं। तो उसके बाद बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो हमारे यूपी, बिहार, ये साउथ के, जहाँ हम असम की तरफ चले जाएं, जहाँ 5 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वो भी बच्चे क्या करते हैं, डॉक्टर के क्रेज़ के कारण छोटी छोटी कंट्री में MBBS के लिए कर चले जाते हैं। कोई रशिया, कोई कजाकिस्तान, कोई बेलारूस, कोई अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। तो उन कंट्रीज़ की जाने की बजाय अगर आपका बजट है तो कनाडा की ओर भी तवज्जो कर सकते हैं। नहीं तो अगर MBBS भी करनी है तो थिंक अबाउट गुड कंट्रीज़ लाइक शेंगन कंट्रीज़, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करो अगर आपने डॉक्टर भी बनना है। तो इन्होंने अच्छा डिसीज़न लिया, मिले मुझसे, अभी सक्सेसफुली वीज़ा आ गया है। अभी इसमें ये देखिए कि क्या मेरी कोई सेटिंग थी एम्बेसीज़ के अंदर, कि मैंने एम्बेसी को कहा कि ये हमारा घर का ही केस है और ये मेरा क्राउन इमिग्रेशन का केस है, इसको सर आप ज़रूर अप्रूवल दें। ऐसा कुछ नहीं है। जो वीज़ा है वो एम्बेसीज़ ने ग्रांट करना है। आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपकी कलम में, आपकी ड्राफ्टिंग में, आपके कवरिंग लेटर में कितनी पावर है, सब उसके ऊपर डिपेंड है, एज वेल एज द स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन। कुछ स्टूडेंट्स हो जिनके अंदर पेशेंस होती है, वो तो समझ जाते हैं। जो इम्पेशेंस होती हैं, रिफ्यूज़र यार उसने
एजेंट ने कुछ नहीं किया, मैं इस एजेंट के पास चले जाऊँ, इस एजेंट ने कुछ नहीं किया, मैं उस एजेंट के पास चला जाऊँ, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले ही सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है। जब भी आपने कभी भी अपना कोई भी केस अप्लाई करना है, एटलीस्ट उस कंसल्टेंट की स्टैंडिंग चेक करें, उसके एटलीस्ट उसके सोशल मीडिया पे जाएं, उसकी वीडियोस चेक करें, उसको कनाडा से रिलेटेड वीडियोस उसकी है तो उसको आप देखने के बाद आपको असेसमेंट आ सकती है कि वो किस गहराई तक आपके केस के ऊपर लड़ सकता है अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता है। तो अभी स्टूडेंट के साथ हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ में आपको कंग्रेचुलेशन भी देता हूं कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में वीज़ा आया है। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगा। My name is Akvinder Kaur. तो आपकी एजुकेशन क्या है? I done my senior secondary education in medical stream by getting flying marks that was 96%. तो आपका बोर्ड कौन सा था? I actually done my senior secondary education in Punjab board. आप पंजाब बोर्ड। तो 12th में आपके परसेंटेज 96% है। Yes sir. कौन से साल में पास हो गए? 2020. 20 में। तो 2020 के बाद आप क्या कर रहे हैं? Actually I'm learning skills like stitching and bakery and many others. अच्छा, जब आप मेरे पास आए थे अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो क्या मैंने कोई आपको कोई ऐसे सजेशंस दिए थे कि आपका गैप है स्टडी में, आप इस गैप के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जहाँ आप अपना कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ऐसा कुछ सजेशन दिए हो आपको? No sir. तो आपको ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया गया? No ठीक है। sir. तो आपने अपना जो केस है हमारे थ्रू अप्लाई किया था, आपके बायोमेट्रिक कब हुए थे? 18 January 2022. 22। आप मुझे अपने कॉलेज का नाम बताएंगे जिसमें आपका एडमिशन आया था? Fleming College. फ्लेमिंग कॉलेज। तो आपका जनवरी में बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपका डिसीजन कब आया था? 29th of July. तो डिसीजन में क्या आया था? वीज़ा मिला था या रिफ्यूज़ हुआ था? Refuse in. रिफ्यूज़ल हुआ Yes sir. था। रिफ्यूज़ल के बाद हमने दोबारा रीअप्लाई किया। Yes sir. वो हमने कौन से महीने में किया? 1st of October. 1 अक्टूबर को किया। 1 अक्टूबर को अप्लाई करने के बाद दोबारा आपका जो डिसीजन कब आया? 10th of November. 10th ऑफ नवंबर को पॉजिटिव था या नेगेटिव था? Positive. तो 10th ऑफ नवंबर को आपका फिर वीज़ा आ चुका था। तो आपको ऐसा कुछ लगा जब आपने देखा है हमारे पास आए या किसी और कंसल्टेंट के पास भी गए होंगे कि किसी एजेंट की भी एम्बेसी में सेटिंग होती है? No sir. ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वीज़ा कौन सी स्ट्रेंथ के ऊपर आता है? उसमें किसका रोल ज़्यादा रहता है, बच्चे का, कंसल्टेंट का या दोनों का, क्या लगता है उसमें? दोनों का सर. दोनों का। तो प्रोफाइल भी इम्पोर्टेंट है वीज़ा के लिए? Yes sir, definitely. हाँ। तो अभी देखिए, मैंने अगर पैसे कमाने होते इनसे तो मैं फेक डॉक्यूमेंटों को इनको मोटिवेशंस देता कि अभी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनता तो मैं बना देता हूँ, उसमें भी 5-10 हज़ार रुपया कमाना था। आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ले देता हूँ, उसमें भी करवाना। एक आप पैसे भी दे रहे हो, अपनी प्रोफाइल को भी वीक कर रहे हैं। ऐसे जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो भी है फैक्ट बताने की कोशिश करें। एम्बेसीज को जितना सच बताएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, वीज़ा मिलेगा। थोड़ा बच्चों को वीज़ा, इनको वीज़ा भी दिखा दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को, वीज़ा के बगैर वो मोटिवेट नहीं होता। तो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप हमारे पास आए, रिफ्यूज़ल भी हुआ, जनवरी से लगे हुए हैं, कभी आप इरिटेट हुए हो हमसे, कभी हम आपका कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या इन टाइम आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी एजेंट्स ने कहा अभी आप अपना एजेंट चेंज कर लो, इवन मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, बट नो, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू. तो देखिए, मैंने फिर बताया कनाडा का जो मार्केटिंग है वो गली गली में कनाडा के एजेंट्स बने हुए हैं। मेरा रेडी वाला नीचे है जो चाय बेचता है, वो भी कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे लोगों को रजिस्टर्ड करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आप जितने मर्जी एजेंट चेंज करते रहें, मैंने फिर बता दिया, उस एजेंट ने भी कोई वीज़ा नहीं दे देना है आपको, जहाँ उस एजेंट की कोई सेटिंग है, वो कुछ नहीं है। बस आपका पेशेंस और आप उस एजेंट्स को किस वे से क्या कितना कोऑपरेटिव है वो चेक करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ ये कंसल्टेंट की बहुत ऐड आ रही है, ये कंसल्टेंट बहुत वीज़े दिखा रहा है। वो सिर्फ एक ट्रैपिंग है, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हर एक कंसल्टेंट की। बस जजमेंट करना आपको आना चाहिए कि आपका कंसल्टेंट में कितनी कॉम्पिटेंसी है। और इवन मैंने फिर बताया, नंबर ऑफ़ रिफ्यूज़ल्स आए हैं उन बच्चों के जिन बच्चों ने पैकेज सिस्टम किया हुआ है, जो बच्चों की फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपने वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके बैंड कम आ गए, आपका एजेंट्स बताता है कि मैं बैंड को ठीक कर दूंगा, तो आपके IELTS में अल्ट्रेशन एडिशंस करते हैं, आपके परसेंटेज में अल्ट्रेशन एडिशंस करते हैं।
वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, आईआरसीसी ने उनके डाटाबेस के अंदर है। अगर आपने उन यूनिवर्सिटी से अपनी कोई भी डिग्री ली हुई है, इवन उसको ईसीए भी कराया हुआ है जिसको हम बेस्ट कहते हैं, इवन दैट आपको रिफ्यूज़ल साथ में बैन भी लगने के चांसेस हैं। ऐसी जो नॉलेज है, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन है, उन्हीं कॉम्पिटेंट कंसल्टेंटों के पास है जो इस इंडस्ट्री से लंबे समय से बैठे हुए हैं। तो लास्ट यही है कि इस टाइप की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।